Guys, so let's start another topic, that is India's long-term low emission development strategy. यानी कि इंडिया की लो जो भी एमिशन है उसको लो करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह और लॉन्ग टर्म ये किस तरीके से हम इसको सस्टेन कर सकते हैं कि हमारा जो भी कार्बन एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो भी एमिशन है वो किस तरीके से जो है हम उसको कॉम्बैट करेंगे कि वो उसका एमिशन लो कैसे हो। अब न्यूज में क्या था, इंडिया सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि यूएनएफसीसी को इंडिया ने जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सबमिट करी है, उसकी जो भी रिपोर्ट वगैरह है कि किस तरीके से हम कॉम्बैट करेंगे। अब इसके लॉन्ग टर्म इसके जो भी उसके बारे में और बात करते हैं अबाउट लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। पार्टीज टू द यूएनएफसीसी एग्री टू फॉर्मुलेट एंड कम्युनिकेट LTLDS अंडर आर्टिकल 4.19 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो है 4.19 उसके अंडर जो है ये जो जितनी भी पार्टीज होंगी वो फॉर्मुलेट जो भी कम्युनिकेशन करेंगी कि किस तरीके से जो एमिशन को कम करना है उसके जो भी तरीके होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। और जितनी भी पार्टीज होंगी पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जो आर्टिकल 4.19 में ये चीजें दी गई है। ड्यूरिंग COP27 एट ग्लासगो, यानी कि बिकॉज COP26 जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था एंड जो जितनी भी पार्टीज थी हैव नॉट येट डन सो हैड बीन अर्ज्ड टू कम्युनिकेट देयर LTLDS COP27। यानी कि COP26 में जिसने काम नहीं किया, मतलब सीधी सी बात ये है कि भाई जिसने अपने टारगेट्स पूरे नहीं किए, जो भी एमिशन के लिए कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट करी या उन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो 2020 सॉरी COP27 में, मेरे मुंह से पता नहीं क्या 2000 लिखना है, बट इट इज COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में ये चीजें जो है कम्युनिकेट करी जाएंगी। अब इसकी बात करें फॉर्मुलेटेड माइंड, आई थिंक लास्ट वाली स्लाइड में हमने एक चीज छूट गई है, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट उसको ना कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो मैं उसको जब यस हाँ अबाउट फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। फर्स्ट मूवर कोलिशन है जो इसमें यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने WEF एंड COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो हुआ था उसके द्वारा ये लॉन्च करी गई है। इंडिया ने ज्वाइन किया था फर्स्ट मूवर कोलिशन स्टीयरिंग बोर्ड, और एक जो गोल इनिशिएटिव है हार्नेसिंग द परचेजिंग पावर कंपनीज ऑफ डिकार्बोनाइज 7 हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने भी डिकार्बोनाइजेशन जो है उसको किसी तरीके से, क्योंकि 7 कंपनीज है जो कि डिकार्बोनाइजेशन के लिए जो भी इनिशिएटिव वगैरह ले रहे हैं ग्लोबली, और इसमें जो है मेनली इंक्लूड किया गया है एल्यूमिनियम को, एविएशन इंडस्ट्री, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील एंड ट्रकिंग सेक्टर अकाउंटिंग 30% ऑफ द ग्लोबल एमिशन। तो ये सारी चीजें जो है ये उसमें इंक्लूड करी गई हैं। 30% जो ग्लोबल एमिशन है उसको रिड्यूस भी किया जाएगा। सीक टू कमर्शियलाइज जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी टू स्केल अप क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसेंशियल टू द नेट जीरो ट्रांजिशन। यानी कि नेट जीरो ट्रांजिशन को बस हर कोई यही चाह रहा है कि किसी तरीके से ये कम हो जाए, और जो क्लाइमेट को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम किसी तरीके से बचा पाए। अब इसमें जो था JETP गोल ऑफ द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की बात करें, डिलीवर अ जस्ट ट्रांजिशन ऑफ फॉर सिटीजनशिप। उसके बाद आता है मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल टू फाइनेंस डिकार्बोनाइज एफर्ट। जितने भी डिकार्बोनाइज एफर्ट्स लगाए जाए उसके लिए फाइनेंसिंग करना, क्योंकि फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट को, चाहे फिर आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। और दूसरी चीज है फैसिलिटेट अर्ली डिकमिशनिंग ऑफ कोल फील्ड पावर प्लांट। यानी कि किसी अगर कोल फील्ड जो पावर प्लांट है उसको डिकमीशन करना है तो उसमें भी पैसा जा ही रहा है। तो ये जो थी 3 चीजें थी इसमें। अब हम बात कर रहे थे इसमें जो लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट की LDS की। अब इसमें जो है 3 पॉइंट्स और हैं, तो उससे पहले हम नीचे वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर्मुलेट माइंडफुल ऑफ आर्टिकल 2। तो ये जो फॉर्मुलेट किया गया है माइंडफुल आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 2 को ढंग से जो है किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना। कंसीडर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। उसकी जितनी भी आप कह सकते हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसने उठाई और उसकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी होगी, उसको जो है कंसीडर करके इन द लाइट ऑफ द डिफरेंट नेशन सर्कमस्टेंसेस। यानी कि उस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है इसको आप कह सकते हो कि अलग अलग किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा
और जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेलीगेट की जाएगी। नॉन मैंडेटरी अनलाइक एनडीसी, ये मैंडेटरी नहीं है। एनडीसी जैसे कि एनडीसी मैंडेटरी है बट ये नहीं है। टिपिकली broader in scope than NDCs and incorporate development goals as well as required levels of the investment and the government expenditure. Simple सी बात है, broader in scope than NDC and the incorporate development goals as well as the required level of the investment and government expenditure. Typically जो है इसको जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और जो भी इसका गोल है वो सारी चीजें जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके जो भी लेवल्स है इन्वेस्टमेंट के वो सारे भी देखने हैं। अब बात करते हैं अबाउट इंडियाज लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट की। तो ले आउट द स्टेप टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 तक का ये जो है पूरा फुल प्रूफ प्लान किया गया है इंडिया के द्वारा। और दूसरी चीज है रेस्ट ऑन 7 की ट्रांजिशंस टू कार्बन लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे जो है वो प्रोवाइड करना इन्फॉर्म्ड बाय द विजन ऑफ लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, यानी कि जो भी जीवन होगा और हमारा जो लाइफ स्टाइल होगा वो एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हमारा विजन है कि एनवायरमेंट को सेफ रखना है। अब इसके अलावा रिलेटेड न्यूज की बात करते हैं, उससे पहले हम जो ये टेबल है हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं और ये कुछ पॉइंट्स जो है तो इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसके जो भी की कंसिडरेशन है वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ताकि आपको थोड़ा ज्यादा विजिबल हो। यस या India's historical contribution to cumulative global GHG emission being मीन्स क्यूल, यानी कि इसको कम करना, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको कम कर मीन्स क्यूल यहाँ पे कम करने के लिए यूज किया गया है। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया के पास जो एनर्जी की जितनी भी नीड्स है उसके जो डेवलपमेंट है उसके लिए सिग्निफिकेंट एनर्जी भी चाहिए। और ये जो पूरा इसको जो लॉन्ग टर्म के लिए जो बनाया है गोल इंडिया ने, तो उसके लिए भी फंड वगैरह की भी जरूरत होती है। और इंडिया इज अ लीस्ट डेवलपमेंट आई मीन डेवलपिंग कंट्री, तो उसके लिए फंड वगैरह भी चाहिए। इंडिया इज committed to pursue low carbon strategies for the development and its activity pursuing them as per national circumstances, यानी कि जितनी भी नेशनल सर्कमस्टेंसेज होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी लो एमिशन के लिए काम किया जा सकता है इंडिया उसको करने की पूरी कोशिश करेगी। इंडिया नीड्स टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि इंडिया जो है क्लाइमेट फ्रेंडली चीजें करेगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो चाहे वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। तो ये जो सारी चीजें होंगी India will try to do and achieve these kind of targets. Long term emission development strategies में कुछ elements हैं और current policies हैं जो कि और इसके जो भी targets हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा zoom कर लेते हैं। Yes, अब ठीक से दिख रहा है। तो low carbon development in electricity system consist with development, यानी कि development के साथ low carbon emission भी हो, electric system जो है consisted है, वो चीजें जो है साथ में लेके चलना। NDC टारगेट है 50% ऑफ द नॉन फॉसिल कैपेसिटी फॉर 2030, यानी कि 2030 तक जो है 50% इसको नॉन फॉसिल फ्यूल को जो है यूज करना। और उसके अलावा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपनीज ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स एंड कैप्टिव पावर प्लांट, यानी कि जितने भी कैप्टिव पावर प्लांट हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना और कंपनीज को भी उसके लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा उनको मोटिवेट भी करना है कि भाई आप ग्रीन जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करो, कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसकी वजह से जो भी कॉमन टारगेट्स होंगे कंट्री के वो सारे अचीव होंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की भी स्ट्रेंथन करना, उसका जो भी ट्रांसमिशन है नेटवर्क है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट बनाना और उसके लिए जो जितनी भी चेन्स होंगी उसको प्रॉपरली डेवलप करना। Threefold rise in the nuclear installation capacity by 2032, एक इसमें ट्राईफोल्ड या फिर आप कह सकते हो कि ट्रिपल राइज होगा, जो है या 3 गुना भी कह सकते हो एक तरीके से। तो इसका ट्राईफोल्ड जो भी राइज होगा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करे, तो बाई 2032 तक का ये टारगेट है। इंटीग्रेटेड एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब इसमें इंटीग्रेटेड का मतलब है सारी चीजें एक साथ लेके आना। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025, तो ये जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो सिस्टम है ये तो अभी भी चल रहा है और
ये जो है अभी तक 10% का था, पहले 8% हुआ, फिर 10%, 15%, और अभी का जो टारगेट है वो 20% का है। इंडियन रेलवे टू बिकम नेट जीरो बाई 2030, 2030 तक का टारगेट है कि इंडियन रेलवे को जो है ये नेट जीरो कर दिया जाएगा। लीफॉगिंग टू डायरेक्ट रीच भारत स्टेज 5th 6th एमिशन, यानी कि लीफॉगिंग इसको जो है कम करना, और जो भी जितना भारत स्टेज 9 जितना भी एमिशन है उसको कम करना। नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पीएम गति शक्ति का जो मॉडल चल रहा है उसको जो है यूज करना वर्ल्ड वाइड, इसमें नेशन बेस पे, और ये एक मास्टर प्लान की तरह यूज होगा। दूसरी चीज है एडेप्टेशन इन अर्बन डिजाइन, एनर्जी एंड मल्टी लेटरल एफिशिएंसी इन द बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन से यहाँ पे मतलब है कि जैसे एनसीआर में भी देख लो, बिल्डिंग बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, और उसके अलावा आजकल सिर्फ छोटे शहरों की बात नहीं है, वो बड़े शहरों की बात नहीं है, या सिर्फ एनसीआर की बात नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, बट उसके अलावा जितनी भी और सिटीज हैं, जो चाहे आप कानपुर ले लो, चाहे इलाहाबाद ले लो, उसके अलावा मेरठ ले लो, और उसके अलावा लखनऊ, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो कि नोन है और उनका थोड़ा सा भी कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, तो इसको चीजें भी देखना, एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो कि जितना भी हम फ्यूल वगैरह भी यूज कर रहे हैं और चाहे जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल तरीके से ही यूज हो। अब नेशनल अर्बन पॉलिसी की बात करें, नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क बना है इसमें। दूसरी चीज है नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड, इको निवास संहिता, और एनी कंजर्वेशन जितने भी है, मतलब रिलेटेड पूरा ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन हुआ, चाहे बिल्डिंग के इको फ्रेंडली, आजकल तो पूरा कॉरिडोर भी बन रहा है पूरा, और रेजिडेंट्स भी बन रहे हैं जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर जो जैसे कि नोएडा में आपने देखा होगा कि सब जितनी भी कॉलोनीज हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें एक ना एक छोटा मोटा पार्क जरूर होता है। तो एक इको कॉरिडोर की बात कर सकते हो। इको निवास संहिता एंड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग, जिसमें कि आजकल सोलर सिस्टम सब में ही है, और ये जो है एक तो एनर्जी प्रॉपरली यूज हो पाएगी, और एक रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं इजीली, तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा सही होंगी क्लाइमेट के लिए। इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान जो है इसी के अंदर आएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट की जो है बात करेंगे कि जो हैबिटेट हम जनरेट कर रहे हैं या जितनी भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसका जो रिसोर्सेज यूज सस्टेनेबल तरीके से यूज करें। एक्सटेंड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो है 2021, उसका प्रॉपरली पालन किया जाए। अब बात आती है यहाँ पे रिन्यूएबल वाइड decoupling of the growth from emission and development of an efficient, innovative, low emission industrial system। एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें कि जितना भी एमिशन वगैरह है उसकी डीकपलिंग मेनली जो है एफिशिएंटली एक इनोवेटिव तरीका ढूंढा जाए कि इसको जो है लो एमिशन किस तरीके से करना है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल हैबिटेट स्टैंडर्ड, जितने भी लाइबिलिटीज है, स्कीम्स हैं, जितनी भी एनर्जी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स है, उन सारी चीजों को देख के। इसके अलावा बायोफ्यूल, आपने अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें कि कंप्रेस्ड बायोगैस की जो है प्लांट सिंगरूर में लगा है पंजाब में, तो उससे क्या होगा कि आप जो जितना भी वेस्ट है, बायो वेस्ट है, उसको यूज करके गैस में कन्वर्ट करके और ये फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। मटेरियल एफिशिएंटली थ्रू पॉलिसीज ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंट, प्लास्टिक ई वेस्ट वगैरह को प्रॉपर रिसाइकलिंग वगैरह होना, स्किल रिसाइकलिंग हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए जिसमें कि कोई भी जैसे वेस्ट है, और उसके अलावा जो चावल की भूसी वगैरह और चावल की जो पराली होती है उसको यूज करके आजकल प्लेट वगैरह बनाई जा रही है, खाद बनाया जा रहा है, ग्रीन मैन्योरिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इवन कुछ चीजें जो है इसमें मेन के लिए भी आप ध्यान रखना कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और ये जो है हम अपने पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। CO2 रिमूवल एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सोल्यूशन, यानी कि CO2 का रिमूवल कैसे इंडस्ट्रियल, इसमें तो सबसे ज्यादा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है। Research and development building human and infrastructure capacity of involved technology and methodologies like carbon capture, utilization of storage, ये सारी चीजें करना, और R&D जो करना है, ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपेसिटी है और जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपरली यूज करना। इनहेंस फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर कंसिस्ट ऑफ
सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंसीडरेशन, यानी कि इसमें आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो एक तो इकोलॉजी फ्रेंडली हो, ठीक है। एनडीसी टारगेट है एनडीसी का कि क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक को 2.5 से 3 मिलियन टन जो है करना है, और CO2 का जो है इक्विवेलेंट टू द 2030, यानी कि 2030 तक ये हमें किसी तरीके से कम करना है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसमें कि है टू स्टोर 26 मिलियन डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, जितना भी रिस्टोर करना है जितनी भी डिग्रेडेड लैंड है, यानी कि जहाँ पे पानी का स्टोरेशन नहीं हो रहा या फिर आप वहाँ पे खेती वगैरह नहीं कर पा रहे हो, बंजर हो गई है जमीन वगैरह, तो उसको रिस्टोरेशन की जो है ये पे क्लॉज वगैरह डाले गए हैं इसमें। 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट इन लाइन विद 20 ग्लोबल एकाई बायोडाइवर्सिटी गोल्स, यानी कि जितने भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स हैं उसको अचीव करना, जिसमें से एकाई बायोडाइवर्सिटी गोल्स हैं 20, वो सारे अचीव करना। मेजर पॉलिसीज हैं जिसकी और इंस्टॉलेशन वगैरह है, जिसमें कि नेशनल मिशन ग्रीन इंडिया, नेशनल एफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, या फिर नागावन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। लेट मी जस्ट टेक द पेंसिल, तो उसमें शायद से आपको भी पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो चीजें हैं इसमें आपको याद रखनी है कि नगर वन योजना, जिसमें कि मैंने बताया कि जो पार्क वगैरह का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, और उसके अलावा डिग्रेडेशन जो है रिडक्शन हुआ है फॉरेस्ट वगैरह में वो सारा, और उसकी 2008 की जो भी 18 की जो स्ट्रैटेजी थी वो देखना। मेजर ग्रीनिंग एफर्ट्स ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यानी कि NHAI के जितने भी हाईवे हैं उनके चारों तरफ पेड़ वगैरह लगाना, जो पुराने पेड़ हैं उनको हटा के नए पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि कोई एक्सीडेंटल चीजें भी ना हो उसकी वजह से। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट, इसमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट आई थी BRSR की बाई सेबी, एंड मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसमें, मैंडेटरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसमें जो है इंक्लूसिव रिन्यूएबल एनर्जी ऑन प्रोजेक्ट अंडर प्रायर सेक्टर लैंडिंग, तो ये प्रायर सेक्टर लैंडिंग के बीच में जो भी इंक्लूड करना, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, और उसके अलावा जो भी स्टैब्लिश किया गया RBI के द्वारा एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, यानी कि सतत जो है फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, एंड ये रेगुलर इनिशिएटिव्स इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लिंक टू द क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, यानी कि सिंपल सी चीज दी गई है कि भाई किसी भी तरीके से चाहे आप सस्टेनेबल यूज बिल्डिंग कैसी बनाओ, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है तो उसको भी क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए करो, और जो भी नई बिल्डिंग बन रही है उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड करना है। आजकल तो सोलर पंप वगैरह भी आने लगे हैं, ताकि जो है जब लाइट बनती है तो बहुत सारा कार्बन जलता है, यानी कि कोयला जलता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इंडिया में तो पीट जो कोयला बहुत घटिया क्वालिटी का कोयला होता है वो पाया जाता है, तो उसका ही यूज करके जो है स्टील प्लांट और ये सारी चीजें भी चल रही है, तो इसीलिए बोला गया है कि एक पर्टिकुलर कॉमन टारगेट होगा। अब इसमें आती है और भी रिलेटेड न्यूज है। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च किया गया था नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री NMNH अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये याद रखना है। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड नेशन UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में लॉन्च किया मिलकर। इसका जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है 18 से जो 23 साल के जितने भी हैं, टू एनकरेज जितने भी यूथ हैं उनको एनकरेज करना कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनाएं वो लोग, एंड यूथ विल बी एनकरेज्ड टू सबमिट देयर क्लाइमेट एक्शंस, यानी कि जितने भी उनके क्लाइमेट एक्शंस लिए गए हैं यूथ को जो है एनकरेज करना कि आप इस तरीके से अपना सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल बनाओ, एनवायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग है और सस्टेनेबिलिटी स्केलेबिलिटी वगैरह के लिए जो है ये जागरूक करना। तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, काफी सारी चीजें हो गई इसमें जो कि मतलब डिस्कस करने के लिए थी। तो उसके बाद आता है टॉपिक 50 इयर्स ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योंकि ये टॉपिक ना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं काफी बड़ा चैप्टर है एक्चुअली ये, तो 3 घंटे तो खा ही लेगा आराम से, और ये यहाँ तक है actually। ये तो और भी है। तो सबसे बेकार वाला जो पोर्शन है ना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अदरवाइज जब आप नेक्स्ट वाला बायोडाइवर्सिटी वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें जो भी इमेजेस वगैरह देख सकते हैं रिपोर्ट्स और इंडिसेस को छोड़ के,
क्योंकि ये रिपोर्ट्स वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आते ही हैं। तो जो है 28 पेज तक तो हमारा ये, उसके बाद जो पोल्यूशन वगैरह है ना, वो फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। बट ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है। फिर भी कोई नहीं, बोरिंग तो नहीं बनाना, इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि इसको थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं उसको इजी किया जाए, उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन में दे सकती हूँ उसको कर रही हूँ। सो अब बात करते हैं 50 years ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। ये टॉपिक आई थिंक एक शॉर्ट वीडियो दूसरी अपलोड कर सकते हैं, तो इसमें जो है एक टॉपिक आप ऐसे कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाला टॉपिक दूसरी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। टिल देन आप स्टडी करो, देन वी विल कैच इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।